सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी, ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए, आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिक चुके हैं, हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं, कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का, एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है, ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है, किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी, क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजय उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं, इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए
और वो ठीक हो जाए। और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता। और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है, हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं भी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता था। ये ले अलका, बन गई मेरी टमाटर की सब्जी, चेक कर दे। अरे वाह नीतू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार, तू खाकर तो देख, इसका स्वाद भी कभी नहीं भूल पाएगी। वाह यार नीतू, ये तो बड़ी टेस्टी सब्जी है, मजा ही आ गया। कहा था ना तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाएगी। शाम को अलका सब्जी मंडी जाती है, तभी वहाँ टमाटर के ठेले पर जाती है। टमाटर ले लेती हूँ, जब नीतू टमाटर की सब्जी बना सकती है तो मैं क्यों नहीं। अलका टमाटर लेकर घर आ जाती है। अरे बहू, इतने टमाटर क्यों उठा ले आई? ठेला लगाने का इरादा है क्या? नहीं, मोहल्ले वालों को मारने के लिए है माँ जी। तुम आजकल की बहुओं को ना सीधा जवाब देना ही नहीं आता, जब देखो तब उल्टा जवाब। तो आप कौन सा कम मुंह चलाती हैं? आते ही शुरू किसने किया? अरे चुप हो जाओ, तब से देख रहा हूँ दोनों चपड़ चपड़ लगी हुई हो। और बहू, अपनी सासू माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो आप माँ जी को भी समझा दीजिए, इतने प्यार से टमाटर लाई थी लेकिन आते ही मूड खराब कर दिया। तुम भी चुप हो जाओ भाग्यवान। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप करवाओ अब। हे भगवान, इस उम्र में यही दिन देखने रह गए थे। लो, इनके ड्रामे तो फिर शुरू हो गए। मैं तो चली किचन में खाना बनाने। अब अलका किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। फिर सभी लोगों को गोभी टमाटर की सब्जी बना, जिसमें गोभी तो कम होती है लेकिन टमाटर ही टमाटर भरे हुए होते हैं। चलो, सब्जी तो रेडी हो गई, अब सभी को दे देती हूँ। हे भगवान, बस सबको पसंद आ जाए। अलका सबको सब्जी परोसती है। फिर जैसे ही उसकी सास टमाटर गोभी की सब्जी देखती है, हैं, इतने सारे टमाटर। अरे बहू, ये गोभी की सब्जी है या टमाटर की सब्जी? गोभी आलू तो दिख ही नहीं रही, बस टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। हाँ बहू, इसमें सब्जी से ज्यादा तो टमाटर है। अब समझ आया बहू, तू इतने टमाटर क्यों लाई थी? ये बनाने के लिए लाई थी तू टमाटर। सारे पैसे इसने इसी में गवा दिए। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपके पैसे लगे हो इसमें। मेरे पति के पैसों से आए हैं तो मैं जो मर्जी लाऊं। अलग थोड़ा तमीज से बात करो। और माँ, तुम भी क्यों हर बार उसे टोकती रहती हो? अरे तो मैं इसकी सास हूँ, अच्छा बुरा उसे समझाऊंगी ही ना, मेरा हक बनता है। तो क्या दुनिया की हर सास अपनी बहू को ऐसे ही डांटती रहती है माँ जी?
भाभी, आपको पता होता ना दुनिया की दूसरी सास कैसी कैसी होती है, तो आप इतना ना बोलती। और मेरी माँ तो उनसे बहुत अच्छी है, नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलती। अच्छा, और जब आप पिछले हफ्ते अपने बड़े भाई से लड़ रही थी तब आप उनको कैसे 1000 के सूट को भी सस्ता बताकर 10 बार सुना रही थी? तब आपकी तमीज कहाँ गई थी कमीज लेने? अलका चुप भी हो जाओ और अब सब चुपचाप से खाना खाओ। फिर सब बैठकर खाना खाने लगते हैं। वो सब्जी खाने के बाद ननद सुनिधि कहती है, ये सब्जी कुछ खास नहीं बनी है, कितने टमाटर भरे पड़े हैं इसमें। वो तो भूख ज्यादा लगी है इसलिए ये खा रही हूँ, नहीं तो खट्टापन बहुत ज्यादा ही है इसमें। अब जो है खा लो बेटी। तो गोभी आलू की ये सब्जी ठीक ठाक ही बनी थी, इसलिए सब लोग खा ही लेते हैं। लेकिन अलका को लगता है कि सबको उसके हाथ की टमाटर वाली सब्जी बड़ी पसंद आई, इसलिए अब से वो हर सब्जी में भर भर कर टमाटर डालने लगी। कभी कभी वो टमाटर की प्यूरी बनाकर डाल लेती है। अगले दिन, ये लीजिए आपका टिफिन, आज आपके लिए बनाई है मटर पनीर की सब्जी और पूरी। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। इधर घर पर जब अलका सबको मटर पनीर की वो प्यूरी वाली सब्जी परोसती है तो हे भगवान, कितना सारा टमाटर सब्जी में डाल दिया है, सारी सब्जी लाल हो गई है। सच में माँ, ऐसा लगता है कि अपनी टमाटर की दुकान है जो भर भर कर टमाटर डालती है भाभी इसमें। इतनी तेज भाभी मिली है कि पूछो मत। जैसे तैसे वो खाना खाकर कॉलेज चली जाती है। फिर दिन के समय मिक्सी चलाने की आवाज रसोई में से आती है। हे राम, क्या हुआ आशा? महारानी ने हमें अभी अभी टमाटर की सब्जी खिलाई है और अब फिर से पीसने बैठ गई। कहीं ये हमें टमाटर खिला खिलाकर मार ही ना दे। फिर कुछ दिन बाद, आज मैं सबके लिए शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। अलका रसोई में खाना बनाने लगती है। हे राम, मैं तो इस घर में टमाटर की स्मेल से ही परेशान हो चुकी हूँ। अभी बहू को हर सब्जी में टमाटर डालने का शौक चढ़ा हुआ है, कुछ ही दिनों में खुद भी ये सब खाकर परेशान हो जाएगी। कुछ दिन बाद, आज तुमने मुझे टिफिन में क्या दिया है? घी की सब्जी और रोटी। और उसमें टमाटर तो भर भर के नहीं डाले ना? कहीं तुमने फिर से उसे घी की जगह टमाटर की सब्जी बना दिया हो? सच कहूँ तो मैं तुम्हारी टमाटर की सब्जी से परेशान हो चुका हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें पता है, अब तो मुझे सब्जी की महक से भी प्रॉब्लम होने लगी है। अरे नहीं डाला। लेकिन रजत जब ऑफिस में टिफिन खोलता है तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे टमाटर होते हैं। वो शाम को आकर अलका को खूब डांटता है, जिससे वो रोने लगती है। फिर उसे उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ नहीं बोल पाता, और अब वो सब चुपचाप उस टमाटर की सब्जी को खाते रहते हैं। लेकिन पहले जहाँ अलका टमाटर का पेस्ट 4-5 दिन तक रखती थी, लेकिन अब तो वो 10-10 दिन तक एक साथ टमाटर की प्यूरी बनाकर रखती, जिससे एक दिन उसकी ननद को उल्टियां होने लगती हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। इनको फूड पॉइजनिंग हुई है बासा मसाला या खाना खाने से, और इनके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की मात्रा भी बहुत ज्यादा है, जो कि ज्यादा टमाटर खाने की वजह से होता है। देखा तेरी लापरवाही का नतीजा बहू, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अरे अब तू क्या हम लोगों की जान लेकर मानेगी ये टमाटर खिला खिलाकर। अब अलका को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे इसके लिए माफी मांगती है और उस दिन के बाद कभी भी ज्यादा टमाटर का इस्तेमाल नहीं करती।